जय हिंद। आज कक्षा 12 की सिविक्स नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर हम हल करेंगे, जिसे हम यूपी बोर्ड की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं सिविक्स की नागरिक शास्त्र, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं खासकर उनके लिए है, क्योंकि ये नागरिक शास्त्र आर्ट साइड का विषय है। तो मॉडल पेपर है ये 2025-26 का, जिसका पहला क्वेश्चन है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? पहला विकल्प है ब्रेजनेव, दूसरा है ख्रुश्चेव, तीसरा है स्टालिन और चौथा है लेनिन। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका जो सही विकल्प है वो आपका ब्रेजनेव, सही विकल्प आपका है ब्रेजनेव, क्योंकि एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ब्रेजनेव या ब्रेनेव भी कहते हैं, कहीं कहीं ब्रेनेव लिखा रहता, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। चलते हैं इस कड़ी का दूसरा सवाल। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किसका उत्तराधिकारी? इसका मतलब विश्व व्यापार संगठन, देखिए पहले क्या क्या है। पहला विकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, दूसरा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो हमारा बी वाला कौन सा सही होगा? बी वाला, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। विश्व व्यापार संगठन जो है, अर्थात जिसे हम कहेंगे WTO, ये WTO का एक उत्तराधिकारी संगठन है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भारत में मूलवासी अर्थात भारत के जो मूलवासी का मतलब जो यहीं से थे, तो भारत में मूलवासी का प्रयोग, देखिए मूलवासी शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? चेंज कर दिया जाए, क्या किया जाए? भारत में मूलवासी शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भारत में मूलवासी शब्द, तो मूलवासी शब्द, मूलवासी का मतलब जो यहाँ के मूल निवासी है, और जो हमारे यहाँ के मूल निवासी है वो इतिहास बताता है कि वो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। कौन से लोग हैं? अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आदिवासी भी कहते हैं। आदिवासी समुदाय होते हैं। तो भारत, इनको बताया गया है कि ये भारत के मूलवासी है, ठीक है। बाकी जो क्षत्रिय हैं, ये तो बताया गया कि ये ईरान से आए थे आर्य लोग। चौथा क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? पहला विकल्प सी राजगोपालाचारी, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद और चौथा है पट्टाभी सीतारामैया। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। तो सीमांत गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। इन्हें सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के सीमावर्ती पर इन्होंने क्या किया था? भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्होंने आंदोलन चलाया था, ठीक है। पांचवा, वैश्वीकरण के विषय में सही है? ए नंबर है वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, बी नंबर वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 हुई, सी नंबर वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, डी वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। तो वैश्वीकरण के विषय में सही है, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, गलत।
ये क्या है आपका गलत। वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई, गलत। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, जी हाँ, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। और डी नंबर वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपका क्या विकल्प कौन सा जाता है, सी नंबर। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है और ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता, समग्र माने होता समस्त मानवतावाद, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता है पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तीसरा दीनदयाल उपाध्याय, ये भी गलत है। चौथा मोरारजी देसाई, ये भी गलत है। आपका जो पहला नंबर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए मच्छर बैठा है, हमारा डिजिटल बोर्ड इतना स्मूथ है कि मच्छर भी बैठ जाता है, जहां मच्छर देखिए बैठा था वहां। तो पहला हमारा क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी गलत है। ठीक है, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कब की गई, आपातकाल की घोषणा कब की गई, जी हाँ, ये वही आपातकाल है जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। और कब लगाया गया था, 12 जून 1975, गलत। 16 जून 1975, गलत। 13 जून 1975, गलत। चौथा विकल्प सही है, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। जिसमें क्या हुआ कि इसमें देश के मक्खी कहीं बैठी है, मच्छर कहीं बैठी, इसमें देश के सभी विरोधी या विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करवा दिया गया था, जेल में बंद करवा दिया गया था। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। आठवां क्वेश्चन, दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति न होना, अर्थात मान लीजिए हमारे इंडिया का सामान है और हम नेपाल को दिए, हमारे यहाँ बनता है 10 रुपए का, ठीक है, मानिए कि हमारे यहाँ कोई सामान है वो बनता है 10 रुपए का, हमारे यहाँ मान लीजिए 10 रुपए का सामान बना इंडिया में बना, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, कहां दे दिया, नेपाल को। इसको हमने दे दिया किसको, नेपाल को। हमने इसको दे दिया नेपाल को, नेपाल को दिया कितने में दिया, 15 रुपए में, ठीक है। अब नेपाल सोचे कि अगर यही 15 रुपए का सामान जो है नेपाल किसको, भूटान को बेचे, यहां से खरीदे 15 का और भूटान को बेचे कितना, 30 रुपए का, दुगना मुनाफा कमाए। तो ये गलत बात है। हम ऐसा भूटान क्या कर सकता है कि सीधे क्या करेगा, सीधे जो 15 रुपए का मिलता है वो सीधे जो नेपाल 15 का लेता, भूटान को भी 15 का दे दिया जाए। तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति नहीं होती है। हमारे देश का सामान कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश को दुगना रकम में नहीं बेच सकता। ये क्या होता है, मुक्त व्यापार, गलत। आर्थिक वैश्वीकरण, नहीं।
राजनैतिक वैश्वीकरण नहीं, यह है संरक्षणवाद। क्या कहलाएगा? संरक्षणवाद। जी, इसमें संरक्षण किया गया ना कि यहाँ पे 10 रुपए का सामान है, मिलता 10 रुपए का है, दूसरे देश को दिया जाता 15 रुपए का, और दूसरा देश किसी तीसरे चौथे देश को 30 में बेचता, तो गलत बात है। यही तो संरक्षणवाद है। आप सीधे क्या कर सकते, किसी भी दूसरे देश का आप सामान खरीद करके किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, निर्यात जो है नहीं कर सकते। नौवां क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने की थी वह था क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है, अर्थात द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था ये? आइए चलते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। पहला क्या था? भारत, और दूसरा क्या था? पाकिस्तान। यह था द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है, दो देशों की बात किसने कही थी? कांग्रेस ना, ये तो बिल्कुल पूरा खिलाफ थी। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, हिंदू महासभा नहीं, और एक ही केवल पार्टी थी, वो थी मुस्लिम लीग। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये जिन्ना साहब जो है, जिन्ना साहब की ही जो करामात थी कि ये बस एक ही जिद पर अड़े थे कि हमें बस अलग पाकिस्तान बनाना है, तो बनाना है बस। 10वां, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस एक आपकी किताब है, ठीक है, ये क्या है? आपकी किताब है। और इस किताब के लेखक कौन है? क्या पीसी माहौल नोबिस है? ना। वर्गीज कुरियन है? ना। चरण सिंह है? नहीं। इसके जो लेखक है वो कौन है? जेसी कुमार अप्पा है। इसके जो लेखक कौन है वो कौन है? जेसी कुमार अप्पा है। अति लघु में आते हैं। 10 तो हमारे 10 हो गए बहुविकल्पी के, और 11वां हमारा अति लघु, जिससे अति लघु में हम थोड़ा सा लिख के पढ़ाएंगे आपको। ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी तथा महासागरों के तापमान में वृद्धि होना ही पृथ्वी तथा महासागरों के तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, मतलब 12वां क्वेश्चन, अति लघु का दूसरा है और पेपर का 12वां क्वेश्चन है। बर्डलैंड रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? 12वां क्वेश्चन है, बर्डलैंड रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? तो बर्डलैंड ये आपकी ये एक दस्तावेज है, रिपोर्ट या दस्तावेज है, जिसका एक नारा था, हमारा साझा भविष्य।
हमारा साझा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य, इसका एक नारा था। ये एक प्रकार का दस्तावेज था जिसमें इसमें कहा गया कि इसकी जो मेन बातें थी, मुख्य बातें ये थी कि इसने क्या किया कि एक ये इसने क्या किया कि ये टिकाऊ टिकाऊ विकास की नीति की बात कही। टिकाऊ विकास की नीति की बात कही। इसने क्या किया कि टिकाऊ विकास की नीति की बात कही और इसने ये कहा कि भविष्य में क्या हो, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसने कहा कि भविष्य में क्या होगा उससे पहले कि हम वर्तमान की स्थिति को सुधारें। ठीक है, भविष्य को नहीं, वर्तमान की स्थिति को सुधारें, मगर इस पर ध्यान दें। ठीक है, भविष्य में क्या होगा, 10-20 साल क्या विकास हम करेंगे उससे कोई मतलब नहीं, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान हमारा अच्छा होना चाहिए, ये इसी बर्टलैंड रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, रजाकार कौन थे? आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, रजाकार कौन थे? अब देखिए रजाकार कौन थे। तो रजाकार ये हैदराबाद के निजाम के, कहां के, हैदराबाद के निजाम के समर्थक थे या सैनिक थे जिन्हें रजाकार कहा जाता था। और ये वही रजाकार लोग हैं, जो जब हमारा देश 2 देशों में बटा था तो ये विरोध कर रहे थे, और जब देशी रियासतों का विलय हुआ सरदार पटेल ने किया था, तो ये वही रजाकार लोग हैं जो विरोध कर रहे थे कि हैदराबाद भारत में नहीं मिलना चाहिए, हैदराबाद एक स्वतंत्र देश होगा। ठीक है, अर्थात हैदराबाद के निजाम के सैनिक या हैदराबाद के निजाम के सैनिक या समर्थक थे। ठीक है, इन्होंने ही 1947-48 में हैदराबाद को, मक्खियां बहुत परेशान करती हैं, 1947-48 में हैदराबाद को भारत में विलय होने का विरोध किया था।
चौथा नंबर है, भारत की विदेश नीति के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारत की विदेश नीति, एक पहली आप जान लीजिए, पहली नीति वो है सुरक्षा। सुरक्षा, सुरक्षा में क्या होता है, भारत की विदेश नीति की एक दो उद्देश्य। तो सर पहला का, भारत की हमारी जो विदेश नीति है वो समन्वय की है, गुट निरपेक्षता की नीति है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, ठीक है। कि दो, अब इन नीतियों का उद्देश्य क्या, सबसे पहले सुरक्षा, कि हम सुरक्षित रहें, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति पहला हो गया सुरक्षा, हमारा देश सुरक्षित रहे बाहरी देशों से। फिर दूसरा क्या है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, विदेश की हमारी यही नीति है, भारतीय अर्थात भारत की विदेश नीति ये कहती है कि आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास, हम सभी के साथ साझा व्यापार करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से क्या तात्पर्य है और 16वां सिंडिकेट से क्या आशय है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, तो सुरक्षा की सबसे पहली अवधारणा है, सबसे सुरक्षा की जो पारंपरिक अवधारणा है, रोक दो।